Good morning, 12th class student. Today we start our next topic, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। ठीक है बेटा, तो आज हम इस कार्टून के थ्रू हम जानेंगे जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस कार्टून के द्वारा देखें। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये चीनी अर्थव्यवस्था जो तेज़ी से बढ़ रही है और ये एक आदमी जो उसको रोकने के लिए प्रतिबिंबित किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम जानेंगे कि क्या ये व्यक्ति चीनी अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोक सकता है। ठीक है, तो इस कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है कि एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या यह ड्रैगन को रोक सकता है। तो इसके संबंधों के बारे में हम जानेंगे, हम अपना जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे सबसे पहले हम जानेंगे जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो लगातार कैसे बढ़ रही है। देखिए, चीन आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में चीन को आर्थिक शक्ति के रूप में जिस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है, वो मैंने आपको इस कार्टून के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है बेटा, देखें, सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और ये कब से कर रहा है? 1978 से। माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, आपको याद रखना है कि ये इतनी तेज़ी से विकसित कैसे हो रहा है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इसकी आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखनी है कि इसके अंदर इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति, राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, इसके उत्थान को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। 1949 माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया कौन सी है? अमेरिका। पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में उसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़े समय के लिए इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। इसके विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। ठीक है, चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2020 में भी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ है, जिसका फैलने का जो आधार माना जाता है वो चीन को ही माना जाता है कि चीन से ही ये जो बीमारी है वे विश्व के विभिन्न देशों में फैली है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है कि चीन ने विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल होने की तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ाने की कोशिश की है इस बीमारी की आड़ में, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा ही ये बीमारी जो फैली है और चीन ही इस
इसकी जो दवाई है वो तैयार करने में लगा हुआ है। उसका ये दावा है कि जल्दी ही वो इसकी जो वैक्सीन है वो बना लेगा और दूसरे देशों की भी सहायता करेगा। लेकिन इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में दूसरे देशों को वो बेच रहा है। इससे उसको आर्थिक जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और दूसरे देशों में जो जन धन की हानि हो रही है और उनके जो व्यापार और उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो गई हैं। लेकिन चीन ने अपने उद्योगों को दोबारा से रेडी कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बेचने के लिए इसने अपना जो काम है वो तेज़ी से शुरू कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी करेंसी जो है वो इनके देश में आ पाए और उस करेंसी का यूज़ जो है ये अपने देश के विकास के लिए कर सके और अपने प्रभुत्व को जो है पूरे विश्व के ऊपर कायम कर सके। ठीक है। दूसरा, इससे हमें चीन की स्थिति के बारे में पता चलता है कि 1978 से जो चीन है वो लगातार अपने विकास को गति देता आ रहा है। यहाँ पर देखें, जो चीन है वो अपने नागरिकों को रोज़गार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। नागरिकों को शिक्षित करने, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में तो सबसे आगे, विकसित देशों से भी आगे जो चीन है वो निकल गया है। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें बेटा, चीन नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक जैसे आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी यानी कि पहले आघात पहुंचाकर उसका इलाज करने वाली स्थिति पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो चीन के अंदर जो है उन्होंने अपनी स्थापना की हुई है। और अभी कोविड-19 के कारण जो चीन से ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो वहाँ से निकलना चाहती हैं, लेकिन चीन अभी भी जो इन मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने यहाँ पर रोकने के लिए तत्पर है, ताकि उसकी जो आर्थिक विकास है वो डावाडोल ना हो और लगातार उसमें प्रगति बनी रहे। तो एक नया अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में एक कोल्ड वार की शुरुआत हो गई है। अभी आप सेकंड कोल्ड वार के बारे में दुनिया में सेकंड कोल्ड वार स्टार्ट हो चुका है और उसके बारे में आप आने वाले समय में देखेंगे कि उसमें और क्या तेज़ी से विकास आता है, अमेरिका उसमें क्या नीतियाँ अपनाता है और चाइना क्या नीति अपनाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो चीन है वो विश्व के पटल पर अपनी जो भूमिका है वो तेज़ी से बढ़ा रहा है। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। ठीक है। अब और क्या किया चीन ने? चीन दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। ठीक है। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ। यहाँ पर जो चीन के अंदर आर्थिक विकास हुए
उसने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ पर लगाने की जो छूट प्रदान की, व्यापार में जो छूट प्रदान की, जो नए कानून बनाए, जैसे मैंने यहाँ बताया सेस का जो कानून है वो बनाया गया, विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इससे बहुत सारी उसके पास विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो गई है, जिसके कारण वो विदेशों में अपना निवेश को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ये एक शक्तिशाली देश के तौर पे अमेरिका को टक्कर देने के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके कुछ चीन को नुकसान भी उठाने पड़े हैं, तो वो नुकसान कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। नुकसान या हानियाँ कौन कौन सी हैं। पहला, चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में थे। तीसरा, इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। चौथा, गांव और शहरों के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है, ठीक है। विश्व के सभी जो देश हैं वो उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव पारस्परिक निर्भरता से अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन ने काफ़ी मदद की। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल इसको मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इन कार्टून के माध्यम से देखें। माओ का जो वर्णन किया गया है, माओ की ये लाल किताब है, इन्होंने हाथ में ले रखा है। सेकंड देखें, हू की पूंजीप्रस्त लाल टाई, ये लाल टाई के रूप में दिखाया गया है। ये चीन के अंदर जो विकास हो रहा है तेज़ी से, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ विकास हो रहा है, और अब यहाँ से यहाँ देखें, चीनी साइकिल, ठीक है। कार्टूनों में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती हैं। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। ये देखें, दोहरेपन को दिखाता कुछ है, होता कुछ है, ठीक है। ओके बेटा, कल फिर हम इससे आगे का करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।